नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जीत की तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। भाई सुरेंद्र सिंह, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसके संबंध में विभिन्न परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे जो प्रतिभागी हैं उनकी बहुत समस्या रहती है कि सर संवैधानिक विकास नहीं पता, भारत के संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, यह नहीं समझ में आ रहा है। उसको लेकर के मैं एक श्रृंखला प्रारंभ करूंगा। देखिए, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हमारा संवैधानिक विकास। हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत करेंगे एक संवैधानिक विकास की क्रोनोलॉजी एक बार देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी के तहत हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, भारत में जो उपनिवेश शक्तियों का जो आगमन हुआ है, उपनिवेश शक्तियाँ बोलें तो जो विदेशी शक्तियाँ जो हमारे यहाँ आगमन हुई थी, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो पहले पुर्तगाली आए, है ना, पहले पुर्तगीज आते हैं। ठीक है, इसके बाद में डच आते हैं और इसके बाद में इंग्लिश या अंग्रेज या ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन आ गया, अंग्रेज आ गए। और इसके बाद में डेनिश, डेनमार्क से आ गए डेनिश। डच तो हॉलैंड के हैं, हॉलैंड। और फिर आए हैं फ्रांसीसी। तो ये क्रम है, ये है ना, यह एक क्रम है, आपको याद करना चाहिए। फिर आते हैं स्पेनिश, यानी स्पेन के निवासी, स्पेनिश। ठीक है, ये सब आए हैं। इन्होंने उपनिवेश के लिए भारत में आगमन किया। उपनिवेश का अर्थ समझते हैं, यानी कि भारत में जो विभिन्न कच्चे माल हैं उनको रिफाइंड करके, उनको शोधित करके अपने देश में तो ले जाना, पहले वहाँ शोधित करना और भारत में लाकर यहीं उनसे व्यापार करना, उनको बिक्री करना, उपनिवेश। ठीक है, तो भारत को एक उपनिवेश के रूप में इन्होंने यहाँ प्रयोग में लाया। और साथ ही साथ उपनिवेश करते करते इनके मन में आ गया कि हम उपनिवेश तो करते ही हैं, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो भारत की राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना हुई थी 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून को होता है। ये युद्ध नहीं है, एक मात्र संधि है, एक तरह से संधि, एक समझौता, एक चाल है, मीर जाफर की चाल है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। यानी कि सिराजुद्दौला को धोखा देकर, और इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर लॉर्ड क्लाइव से चुपके से संधि टाइप कर ली कि मैं तो युद्ध में हार ही जाऊंगा और आप बस मुझे बंगाल का नवाब बना देना। और वही हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल में, और उसमें नवाब हार गया और क्लाइव को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और साथ ही साथ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। चलिए, इसके बाद अग्रिम युद्ध की घटना देखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बना। ठीक है, ये लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद 1764 में दूसरा युद्ध छिड़ गया, और यह युद्ध किस किस के मध्य था? मीर कासिम को लेके और सैफुद्दौला, यानी अवध से सैफुद्दौला, और दिल्ली के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर वर्सेस कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, ये दोनों लड़े और हेक्टर मुनरो जीत गया। और इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि भारत में जब दो तो तीन छोटे छोटे 4 ऐसे जो नवाबों को, रियासतों को, मुगल शासकों को हराया जा सकता है, तो भारत पे कब्जा करना बहुत आसान है। और इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की 2 संधियां आपको ध्यान रखनी है 1764 के। लेकिन एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि द्वितीय जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो लॉर्ड क्लाइव के समय नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी हाल ही में आप देखेंगे, लॉर्ड क्लाइव के समय नहीं हुआ। लॉर्ड क्लाइव के सामने तो द्वितीय युद्ध के उपरांत 1765 में 2 इलाहाबाद की संधियां, 12 अगस्त और 16 अगस्त, ये दोनों संधियां ये 1765 में हुई। किसके समय? क्लाइव के समय। ठीक है, अब आता है इसके बाद में इसको बदलते हुए, इसमें बदलाव करते हुए फिर क्या किया गया? 1765 की इन संधियों के उपरांत 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और जो कि बंगाल पे लागू होने वाला, यह कहा जा सकता है कि भारत पर लागू होने वाला प्रथम लिखित कानून है। पहला लिखित कानून है जिसके तहत 2, 3, 4 पॉइंट आप 1-2 बात याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया,
और भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, जिसके मुखिया लॉर्ड एलिजा इम्पे, यानी कि उसकी जो न्यायाधीश मुख्य बनेंगी लॉर्ड एलिजा इम्पे प्लस 3 सदस्य और भी हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो ये वाला 1773 का, इसी क्रोनोलॉजी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम आता है जो रेगुलेटिंग एक्ट में भी संशोधन कर देता है और इसका क्षेत्र बढ़ा देता है संघीय न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों का। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इसे पिट्स संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। तो पिट्स एक्ट के तहत क्या हुआ, ये इसमें भी संशोधन करता है, इसकी खामियों को दूर करता है और इसमें यह कह दिया गया कि बीओडी और बीओसी दो एक ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाएगा जो कि एक राजनीतिक कार्यों को और एक राजस्व संबंधी कार्यों को निगरानी रखेगी। तो ये 1784 में ही ऐसा हुआ और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी गवर्नर जनरल के, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1786 का संशोधन अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल को, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस से उस समय गवर्नर जनरल को ऐसी शक्तियां दे दी गई जैसे कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं, अध्यादेश जारी करने, यानी सैन्य शक्तियां दे दी गई, सैन्य शक्तियों का प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, सैन्य शक्तियों का प्रमुख बना दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट आ गया। इस चार्टर एक्ट में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पूर्व के संशोधनों को लागू कर संशोधन करती हैं पूर्व के आए हुए एक्टों में। 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां, मैं आज बताने वाला हूं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां क्रमशः 1798, 99, 1801, 2, 3, 4, 5 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां आप देख लेना। तो इस क्रम में हुई हैं। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले हैदराबाद के साथ में सहायक संधि की, फिर मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, है ना। इसके बाद में अवध पेशवा भोसले, होलकर गायकवाड़, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब 1798 के बाद हुई हैं। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियां करके बहुत सारे जो छोटे छोटे रियासत थे उन पे भी कब्जा करने का पूर्ण प्रयास किया। 1813 का एक्ट आता है। देखो 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो कार्यकाल था 20 साल बढ़ाया गया था। तो 1813 के एक्ट में एक बात लिख दी गई कि भारतीयों की शिक्षा पे काम किया जाएगा, भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजा जाएगा। वह भारत में जो ईसाई मिशनरियां होंगी वो एक काम करेंगी कि भारतीयों को किसी प्रकार से भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करके या उनको ईसाई बनाने, इनके धर्म की बुराई करने इत्यादि का कार्य, जैसे कि हिंदू और मुसलमानों की बुराई करना भी प्रारंभ कर दिया इन्होंने। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, पर किया भी नहीं गया, ध्यान रखिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 20 साल बाद आ रहा है। ध्यान रखिए, इस समय राजा राम मोहन राय एक्टिव है भारत में, जिन्होंने अपने सती प्रथा के बारे में सुना ही होगा, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना के विषय में सुना ही होगा। वो इसी समय घटना, वो इतिहास का पहलू है, मैं पॉलिटी में बता रहा हूं। अब देखिए 1830 में भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले आया, विधि सदस्य बन के आया था लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा की बहुत बुराई की कि ये तो शिक्षा खराब है। देखो एक बात समझने की है, भारत में हम लोग मूलतः हिंदी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इंग्लिश ज़्यादा समझते थे। तो एक बात समझो कि अगर उन्हें भारतीयों से बातचीत करनी, भारतीयों से व्यापार करना है, उनसे काम करवाना है, तो इनको अंग्रेजी सिखाने की वजह खुद हिंदी सीख लेते। या जैसे आज आप, अगर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आज आप अमेरिका जाएं, ब्रिटेन जाएं, अन्य देशों में जाएं दुनिया के में, जहां वहां की भाषा बोली जाती है, तो वहां की भाषा सीखेंगे या उन लोगों को जाकर के अपनी भाषा हिंदी या अपनी जो भी बंगाली या तमिल आप जो भी बोलते हैं वो सिखाएंगे? अरे उनकी भाषा सीखेंगे ना। तो इन्होंने यहाँ उल्टा कर दिया, इन्होंने कहा कि आप हमारी भाषा सीखो और अंग्रेजी का इतना ज़्यादा महत्व बताना शुरू कर दिया। साथ ही साथ भारतीय साहित्य की बहुत ज़्यादा बुराई कर दी। कह दिया लंदन में जो लाइब्रेरी है उसमें एक अलमारी है, उस अलमारी के एक दराज में जितना हमारा पुस्तकें रखी हैं इतना भारत का पूरा साहित्य है। ये बहुत बड़ी बुराई थी और इसके फलस्वरूप ही भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ है। चलिए वो हमारा विषय इतिहास का है और एजुकेशन संबंधी है। तो 1833 का चार्टर एक्ट जब आया, क्योंकि 93 के साथ 13 और 13 के बाद 20 साल बाद आना था, तो 33 में चार्टर एक्ट आता है। इसमें भारत में मुख्य रूप से 2-3 बदलाव हुए हैं। क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ तक, यानी कि यहाँ से 73 से क्या होता था, गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब इनको हटा करके 1833 के एक्ट में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का जीजी बनेगा। अब कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, लॉर्ड मैकाले का
जो छनाई का सिद्धांत था, जो भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने के संबंध में सिद्धांत था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, बूंद का सिद्धांत, टपक का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, छननी का सिद्धांत, जो भी है एक ही बात है, इसको लागू भी करने वाले यही हैं विलियम बेंटिक। इस प्रकार ये भी पूछा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक विलियम बेंटिक, अगर वो ना हो तो मैकाले भी लगा देना। 35 के बाद में 1835 के बाद में 1849 में लॉर्ड डलहौजी भारत आया और लॉर्ड डलहौजी क्या कर देता है, हड़प नीति लगा देता है और सबसे पहले ये ढेर सारे राज्यों को, सतारा को हड़पा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, करौली, ग्वालियर, झांसी, अवध, ये सभी को एक तरफ से एक हड़प नीति के तहत इसने हड़पना प्रारंभ कर दिया। और दिल्ली के जब बहादुर शाह जफर को तो लाल किले से बाहर जाने की अनुमति, बाहर जाने का आदेश दे दिया कि तुम लाल किला जन बच्चा के पूरे परिवार से त्याग कर दो। ये डलहौजी के समय की घटना है। और इसी समय 1853 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग आया कि प्रशासन में कुछ सुधारों की आवश्यकता है, वो हम देखेंगे। देखो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, अगर आपको क्रम से पता है, कभी कभी परीक्षाओं में तो यही पूछ लिया जाता है कि आप क्रम से सजाएं, इन एक्टों को क्रम से सजाएं, ये कब कब हुआ। मैं आगे एक एक करके बहुत जल्द, जैसे कि आज हम 1798 तक की, मैं एक जल्द ही आज या कल में एक यहाँ तक का ऐसे करके डिवाइड करूँगा। आप सुन लीजिए दोबारा से, ऐसे डिवाइड करके, जैसे 1798 बेले जली की सहायक संधियों तक की एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद में 1857 की क्रांतियों के पूर्व तक की, चार्टर एक्टों को लेकर, डलहौजी को लेकर यहाँ तक का एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद भारत में 1919 तक के, 58 से लेकर 1919 तक जो हुआ वो बना देंगे। इसके बाद फिर 1945, इस प्रकार 4 वीडियो में मात्र, जो कि 15-15 मिनट के आसपास की होंगी, उनमें महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा कर लेंगे और सभी डिटेल के साथ, जिसमें 5-5, 6-6 बिंदु हर एक्ट के विषय में हों, जिससे आपको आगे समझने में सुविधा रहे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर वीडियो लाइक करना है तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का चैनल, आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें। मैं सुरेंद्र सिंह कौटिल्य एकेडमी, डिवाइस, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपकी सेवा में निःशुल्क, देखो इसको कोई चार्ज तो नहीं लगेगा आप पे, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे या बेल आइकन दबा देंगे, चार्ज तो नहीं है ना, लेकिन आप जैसे किसी भाई का भी मदद हो जाएगी। जैसे मैंने ये क्रोनोलॉजी तैयार की है, अगर आप भी नोट्स बनाकर तैयार कर लेंगे, आपको आने वाली परीक्षा में 100% मदद मिलेगी। चलिए तो आगे देखते हैं। 13 का चार्टर एक्ट आ गया, इसमें ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिल गई। 33वें चार्टर एक्ट में विभिन्न प्रकार के जो हमारे भाषा संबंधी सुधार की बात कही गई और 35 का छनाई का सिद्धांत लागू हो गया। 49 में लॉर्ड डलहौजी आ गया, डलहौजी की हड़प नीति लग गई। 53 में प्रशासनिक सुधार। इसके बाद 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति, याद रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, बहुत महत्वपूर्ण है, कैनिंग के समय हुआ, इसलिए ये लिख दिया है मैंने। आप कहोगे तो बता देंगे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां और मेरठ से कदम सिंह, बरेली से खान बहादुर खां और फिर आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, और क्या बताएं आपको, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, संबलपुर से सुरेंद्र साई और इलाहाबाद से आपके मथुरा से देवीदास, वाराणसी से जनसामान्य, गोरखपुर से भी जनसामान्य ने, ये सब क्रांतियां हुई एक साथ। और फैजपुर से याद रखना, फैजपुर से हैं अजीमुल्लाह साहब और बैरकपुर से मंगल पांडे ने शुरुआत की ही थी। साथ ही साथ में आपके बिहार में था जगदीशपुर, वहां से कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह लड़े। तो ये सब हम एक क्रम से पढ़ेंगे, सामने कौन था, किस डेट को क्रांति हुई, क्या क्या परिणाम रहे। और 1858 का फिर तुरंत एक्ट लाना पड़ा, जो 1858 में एक इलाहाबाद दरबार लगाया गया। और इस समय क्रांति के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने रानी का पत्र पढ़ के सुनाया और बताया कि देखो अभी अभी जो हमारी क्रांति का ये सब हुआ है हादसा, उससे हम भी थोड़ा परेशान हैं और आपको कुछ सुविधाएं छूट देने की बात कही गई। एक एक करके पढ़ लेना। 1861 भारत परिषद अधिनियम आया और आईपीसी भी इसी समय आया है भैया, इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं। 1892 में भारत परिषद अधिनियम एक और लाया गया और काफी प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ये सब शुरुआत की गई। और इसी बीच 1885, इससे पूर्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय बंबई में, याद होगा आपको। 1885 28 दिसंबर को शुरुआत की गई थी आईएनसी की। किसने की थी, ओहियो अध्यक्ष कौन बनाए, डब्ल्यूसी बनर्जी पहले, दादा भाई नौरोजी दूसरे और तीसरे चौथे आप मुझे बताइए एक बार, बदरुद्दीन तैयब जी बताइए, जॉर्ज यूले बताइए। ठीक है, इसके बाद में आगे 1901 में एक अलग से अधिनियम लाया गया, शिक्षा संबंधी शिमला अधिनियम है।
और 1905 में 1905 लिखना आवश्यक था, उसमें क्या है, बंग भंग है, बंगाल विभाजन हुआ। बताइए किसके समय हुआ, बताइए। बंगाल विभाजन तो पता ही होगा, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय पे, गुड, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। और बंगाल विभाजन का परिणाम ये रहा कि 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार आया, इसमें बहुत सारी विषय इसी को दृष्टिगत रखते हुए रखे गए, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार लगा। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं कि बंग भंग रद्द किया जाता है और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1911 में घोषणा की गई, 12 में आती है 1919। उससे पहले 1915 में गांधी जी की भारत यात्रा, भारत आगमन, 9 जनवरी अप्रवासी दिवस है, 9 जनवरी अप्रवासी दिवस है ना, 1915। और 1916 देखो, 1907 में कांग्रेस का जो फूट बड़ी थी, कांग्रेस का जो विभाजन है, 1916 में लखनऊ में मजूमदार जी की अध्यक्षता में उसमें समझौता हो गया, मुस्लिम लीग और ये गरम दल नरम दल। 1917 में गांधी जी के 3 आंदोलन याद रखने हैं, 17-18 के, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी का। और 1919 में देखो, उसी साल एक चीज और याद रखनी है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। हम भारतीय इंतजार में बैठे थे कि किसी प्रकार से हमें एक लाभ मिलेगा, हमें कुछ देंगे अंग्रेज। ये अभी युद्ध समाप्त हुआ है तो हमें क्या मिला, हमें मिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। और इसी 1919 में हमें मिला एक काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसका परिणाम है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। सैफुद्दीन कुचलू याद ही होंगे, सत्यपाल भी याद होंगे आपको, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया, गांधी जी इससे बहुत आहत हुए। तो अंग्रेजों ने वैसे तो हंटर कमेटी बनाई थी, लेकिन गांधी जी ने भी संतुष्ट ना होकर तहकीकात कमेटी बनाकर उसकी पूरी जानकारी दी। और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसी के चलते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। देखो इनमें क्या क्या है, 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भारत में शुरुआत होती है। सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन, और इसका विस्तार 1919 में किया गया। और उस विस्तार में पता क्या बताया, विस्तार में आंग्ल भारतीयों को, पुर्तगालियों को, यूरोपियंस को, जो भारत में रह रहे थे, इनको भी भारत में निर्वाचन करने की अनुमति मिल गई। और इसका और अधिक विस्तार में बात करूं तो 1935 में जाकर के भारतीय महिलाओं को, भारतीय मजदूरों को और SC यानी कि दलितों को भी दे दिया गया 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन से पूछेंगे, ये सांप्रदायिक निर्वाचन के तीनों हैं, सबसे पहले मुस्लिमों को, इसके बाद में आंग्ल भारतीयों को, ब्रिटिशों को, पुर्तगालियों को, यूरोपियंस को और पंजाबियों को, ठीक है। और इसके बाद में इसमें दे दिया गया दलितों को, मजदूरों को और कृषकों को, ठीक है, मजदूरों को और कृषकों को, ये 3 याद रखने हैं। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और द्वैध शासन की बात करूंगा, शुरुआत तो द्वैध शासन की 84 में पिट्स इंडिया में ही कर दी गई थी। BOC और BOD लाके यही माना जाता है, लेकिन प्रांतों में सबसे पहले 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, और जिसका बदलाव 1935 में किया गया। 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके कहां लगा दिया पता है, केंद्र में जारी कर दिया गया। देखो आपको एक एक करके पढ़ेंगे। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका हमने विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर तैयार होकर भारत आ गया। नवंबर में शुरुआत हुई थी, फरवरी में आ गया। और सर जॉन साइमन आए, हमने विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। 1932 में कम्युनल अवार्ड क्या है देखो, 1927 के बाद में 28 में जब साइमन कमीशन आया, हमने विरोध किया। इसने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत में ये द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए, प्रांतों में हाँ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू रखा जाए, ऐसे करके संस्तुति दी। हम इसका विरोध ये कर रहे थे। श्वेत कमीशन माना गया है क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सभी के सभी ब्रिटिश थे, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे थे। अब आइए 1930, 31, 32 है ना, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों ही लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए। गांधी जी दूसरे में गए क्योंकि गांधी जी ने 1929 का एक लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसमें कहा गया कि हम जो 31 दिसंबर को रात को होता है रावी नदी के किनारे, ये तो इसमें घोषणा की गई कि हम देखो पूर्ण स्वराज मांगते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी
30 को रोक सके तो रोक लो, और तिरंगा फहराया गया बड़ी खुशी के साथ में। मैंने वो पिक देखा है, दिखा दूंगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ी खुशी के साथ में ये जाहिर कर रहे हैं कि आज हमने स्वाधीनता दिवस मना लिया 1930 में। और साथ ही साथ गांधी जी ने भी आंदोलन छेड़ दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे घबरा गए थे सभी अंग्रेज घबरा गए, और उन्होंने समझौते की मांग की। इरविन था उस समय पे हमारे यहाँ पे, लॉर्ड इरविन, क्योंकि 1853 के बाद 1858 के बाद कंपनी को तो बंद कर दिया गया था। इलाहाबाद दरबार में घोषणा की गई थी कि कंपनी बंद कर दी जाती है पूर्णतः, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको अब वायसराय बना दिया जाएगा। तो ये वायसराय हैं। तो देखो वायसराय ने, इरविन जो वायसराय है भारत का, इसने क्या किया, गांधी जी के साथ में देखो 1930 में समझौता, 31 में समझौता करके उनको कहा कि आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाओ। और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना से गए। भीमराव अंबेडकर जी किससे गए? एस वायसराय से गए। आप ये भी चीजें याद रखेंगे। वेंसिटियाना से लौट के आए, और वहीं 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी से वेस्टन चर्चिल ने कहा था, कम बखत बुड्ढा, अर्धनग्न फकीर या अधनंगा फकीर। याद रखिएगा, बहुत सारी कोटेशन आपको धीमे धीमे याद करा देंगे। और 32 में जब वहां पे ये बात कही जा रही थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अंबेडकर जी ने मांग रखी कि हम कैसे भी करके दलितों के लिए भी सांप्रदायिक अलग से पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, तो गांधी जी नाराज होकर चले जाते हैं। उनको लगा कि ये सफल नहीं रहेगा और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दलित कोई एक समुदाय नहीं है, ये एक हिंदुओं का ही एक छोटी जाति है ना, हिंदुओं की जाति है। इसको हम अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं कर सकते। 1932 के जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे ज्यादा अंबेडकर जी ने बोला गोलमेज सम्मेलन में कि हमें अलग से निर्वाचन व्यवस्था की जाए, हम तभी राजी होंगे। और फलस्वरूप गांधी जी ने भारत में आंदोलन छेड़ दिया और इस बात की बहुत सारा विरोध करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप उनको पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। और जब लौट करके आए अंबेडकर जी, फिर भी उन्होंने शुरुआत कर दी। तो गांधी जी के साथ में देखो समझौता होगा, इसी बात को लेके कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। और ये समझौता हुआ है पूना पैक्ट, है ना। गांधी जी जेल में भले ही हैं, इनकी तरफ से महामना मदन मोहन मालवीय जी गए हैं संशोधन समझौता में। गांधी और अंबेडकर जी के बीच ये समझौता है, पहली बात याद रखनी है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हस्ताक्षर कौन करते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। और 1932 के बाद में 1935 में भारत शासन अधिनियम आ गया, अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है। इसके अंदर लिखा गया भारत में बैंक की स्थापना की जाएगी, भारत में जल्दी चुनाव कराए जाएंगे और कई प्रकार के और संशोधनों की जो आवश्यकता है। इसके अंदर 10 भाग हैं, 8 अनुसूचियां, 321 आर्टिकल है, ठीक है, जिससे हमने इस भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। और अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में देखो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, अंग्रेज बैकफुट पे हैं, वो चाहते हैं भारतीयों की मदद, इसलिए बार बार एक कई छोटे छोटे गुटों में भेजेंगे अंग्रेजों को कि भैया भारतीयों से समझौता करो। भारतीयों ने जो 1928 में 11 सूत्री मांगों के दौरान 1928 में मांग की थी कि हमें क्या दे दिया जाए, हमें दे दिया जाए डोमिनियन स्टेट का दर्जा। अब अंग्रेज खुद देने आ रहे हैं 1940 में, हमें नहीं चाहिए। हमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन के बारे में तो ये तक कह दिया ये सलागड़ा पत्र है, ये वह पत्र है, ये वह चेक है जिसका बैंक निकट भविष्य में दिवालिया हो जाएगा। ये पोस्ट डेटेड चेक है, आप पढ़िएंगे आगे। ये क्रिप्स मिशन के बारे में कहा गया। बेबेल योजना आती है, लॉर्ड बेबेल बनते हैं लिथगो के स्थान पर और वो अपनी नई योजना लेके आते हैं। फिर शिमला सम्मेलन असफल रहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया 25 जून 45 तक, और जुलाई में भी चला, शायद 14 जुलाई की डेट है। और ये असफल रहा, वायसराय ने घोषित कर दिया ये तो असफल है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग मांग कर रही थी एक पाकिस्तान, अलग से पाकिस्तान की, और ये फेल रहा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन सबसे बढ़िया बताया। गांधी जी ने भी खुद कहा ये सबसे अच्छा अब तक का आपका मिशन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया, जिसका विरोध किया था पहली बैठक का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। देखो कैबिनेट मिशन में भी ये बात लिखी गई थी कि कैसे कैसे हम संविधान बनाएंगे, कैसे कैसे प्रांतों के साथ में, जैसे उड़ीसा में अलग उनकी प्लानिंग थी, असम में अलग प्लानिंग थी,
कि हम कैसे कैसे वोट डलवाने हैं। बंगाल के बारे में तो बता दिया, आधा आधा बांट देंगे, इधर पंजाब सिंध प्रांत पंजाब को भी आधा बांटने की बात कही गई। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में भी लिख दिया 50% से अधिक मुसलमानों को अलग से राज्य जगह दे दी जाएगी, 50% से 40% के बीच वालों को आधा आधा कर दिया जाएगा और 40 से कम वाले भारत में शामिल हो जाएंगे। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को जो वही डेट है जो हमने स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए घोषित की थी 1929 के अधिवेशन में। इस प्रकार पूरी क्रोनोलॉजी आप समझ रहे होंगे। ये हम एक एक करके 4 भागों में पढ़ेंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको सेशन अच्छा लगे और आप इससे सहमत हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो जरूर इसको शेयर करिए। भैया हमारी ये पूर्ण प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रतिभागी हैं उन तक यह सूचनाएं पहुंचें और उनको इसका लाभ मिले। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपकी ज़िंदगी में ऐसे पल आए कि आपकी सफलता आपको आपके नज़दीक हो, आपको प्राप्त हो और आप अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंचें जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपके परिवार, आपकी फैमिली में जो सदस्य हैं वो सभी की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।